14 नवंबर 2025 साउथ अफ्रीका इंडिया की पिच में टेस्ट सीरीज खेलने आती है 2 मैचेस की। ईडन गार्डन्स में हुए पहले टेस्ट में इंडिया साउथ अफ्रीका को दोनों इनिंग्स में 200 के स्कोर के नीचे रोक देती है। आखिरी में इंडिया को 124 रन का एक आसान टारगेट मिलता है, लेकिन शॉक कर देने वाली बात यह थी कि इंडिया इस टारगेट को पूरा करने में फेल हो जाती है और सिर्फ 93 रन पर सिमट जाती है। साउथ अफ्रीका इस इम्पॉसिबल मैच को जीत जाती है। इसके बाद दूसरा टेस्ट होता है जहां फिर साउथ अफ्रीका इंडिया को 408 रन से हरा देती है। शर्म की बात यह होती है कि अपनी होम पिच पर इंडिया एक फॉलो ऑन ले रही थी। बॉलर्स पूरी तरीके से इनफेक्टिव रहते हैं। जो काम इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं कर पा रहा था, उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव साउथ अफ्रीका का लोअर ऑर्डर था। जब भी इन मैचेस को देखता हूं तो विश्वास नहीं होता कि क्या ये वही इंडिया है जिसे उसकी पिच में हराना एक वक्त पर नामुमकिन था। क्या ये वही इंडिया है जो 2013 से 2024 तक एक भी सीरीज इंडिया में रहकर नहीं आ रही थी? क्या ये इंडिया का डाउनफॉल चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, जहां इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है? आखिर में रेड बॉल क्रिकेट, जो एक वक्त में इंडियन टीम की स्ट्रेंथ हुआ करता था, कैसे आज ये सिर्फ एक कमजोरी बन के रह गया है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया की ये जो टेस्ट फॉर्मेट में हालत हुई है, बहुत लोग इसकी जिम्मेदारी गौतम गंभीर के सर फोड़ देते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल तो 2023 से ही शुरू हो गया था। ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती है। इंडिया का टेस्ट परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था, जहां इस फाइनल मुकाबले से पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया को BGT 2023 हराकर आई थी। बांग्लादेश से 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत कर आई थी। ये मैच शुरू होता है और शुरू से ही हमें इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता दिखता है, जहां सिर्फ चंद प्लेयर्स जैसे मोहम्मद सिराज और अजिंक्य रहाणे ही परफॉर्म कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बड़े आराम से 209 रन से जीत जाती है और इंडिया के हाथ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप छीन लेती है। इस फाइनल मुकाबले के बाद इंडिया वेस्टइंडीज के साथ टूर करती है 2 टेस्ट मैचेस का, जहां इंडिया पहला मैच जीतती है 141 रन से और दूसरा मैच ड्रॉ करवा लेती है। इसके बाद इंडिया का टूर सीधा 2024 में लगता है, जहां पर उन्हें साउथ अफ्रीका से मुकाबला करना था। पहले टेस्ट में इंडिया का बैटिंग ऑर्डर फिर से कोलैप्स हो जाता है, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर साउथ अफ्रीकन पेस लाइनअप के सामने कोलैप्स कर जाते हैं। इस मैच को साउथ अफ्रीका बड़े आसानी से एक इनिंग्स और 32 रन से जीत जाती है। दूसरे टेस्ट में इंडिया कमबैक करती है और सीरीज को 1-1 से लेवल कर देती है। इसके बाद जब इंडिया का बांग्लादेश के साथ टेस्ट टूर लगता है, तो इंडिया फिर से बांग्लादेश को 2-0 से हराती है और अपनी होम डोमिनेंस प्रूव करती है। पर ये सीरीज वो लास्ट सीरीज थी जिसे पूरे साल में इंडिया ने अपने घर में जीता था। इंडिया इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ टूर करती है, जहां 3 मैचेस की सीरीज होती है। पहला टेस्ट चेन्नई में खेला जाता है और सबको यही लग रहा था कि यहीं से इंडिया न्यूजीलैंड को डोमिनेट करना शुरू करेगी और इस सीरीज को जीत जाएगी, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। पर जल्द ही फैंस की गलतफहमी दूर होने वाली थी। इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग करने का फैसला करती है। यहाँ पर आते ही इंडिया बैटिंग में ब्लंडर कर देती है, जहाँ इंडिया सिर्फ 46 रन पर आउट हो जाती है। ये इंडिया का टेस्ट में 3rd लोएस्ट स्कोर बनता है, जो बहुत शर्मनाक था। ऐसा 2020 के एडिलेड टेस्ट के बाद हुआ था, जहां इंडिया 36 पर ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड इस हाथ में आए मौके को ना गंवाते हुए 402 रन बना देती है और इंडिया को 356 रन से लीड करती है। जवाब में इंडिया सिर्फ 462 रन बनाती है, जिससे न्यूजीलैंड को सिर्फ 107 रन का टारगेट मिलता है, जिसे वो बड़े आराम से पूरा कर मैच को 8 विकेट से जीत जाते हैं। इसके बाद अगले 2 मैचेस में भी सेम स्टोरी चल रही थी। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर लगातार फेल हो रहा था और लोअर ऑर्डर थोड़ा स्ट्रगल कर कुछ रन बना रहा था। इंडियन बैटर स्पिन के आगे फंसते चले गए और स्ट्रगल करते रहे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स जो इंडियन कंडीशन में डोमिनेट करते हैं, वहां उनका एवरेज पूरी सीरीज का सिर्फ 15.50 और 15.17 था, जो उनके नॉर्मल एवरेज से कम था। इंडिया दूसरा और तीसरा मैच भी अपने हाथ से गंवा देती है, जिससे उनकी जो 11 सालों की स्ट्रीक थी होम ग्राउंड में एक भी सीरीज ना हारने की, वो टूट जाती है। इंडिया को न्यूजीलैंड 3-0 का क्लीन स्वीप दे देती है। इसके बाद आती है BGT 2024-25, जिसके थ्रू इंडिया के पास मौका था WTC के लिए क्वालिफाई करने का। इस सीरीज से फैंस को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पूरे डेकेड से इंडिया BGT में डोमिनेट कर रही थी। 22 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होती है, जहां इंडिया एक अच्छी शुरुआत करते हुए पहला टेस्ट मैच जीत जाती है। इंडिया दूसरी इनिंग्स में 487 रन मारती है और ऑस्ट्रेलिया को 534 का एक हार्ड टारगेट दे देती है। इंडिया ये मैच 295 रन से जीत जाती है और सीरीज में लीड बना लेती है। इस जीत के बावजूद इंडिया अगले 4 मैचेस में बहुत गंदा लड़खड़ाती है और अगले 4 मैचेस में 3 मैचेस हार जाती है और 1 मैच ड्रॉ करवा लेती है। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर यहाँ फिर से फेल हो जाता है, जहां यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी ही इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनसे उम्मीद तो बहुत की जाती है, लेकिन ये परफॉर्म करने में फेल हो गए। इंडिया इन 5 मैचेस में सिर्फ 2 बार ही 300 रन पार कर पाई। बॉलिंग में सिर्फ पूरी टीम जसप्रीत बुमराह और सिराज पर टिकी हुई थी, जिन्होंने इकट्ठे 52 विकेट्स लिए थे। इसके अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो रन्स को रोककर विकेट ले सके। इंडियन साइड
साइड की बॉलिंग इतनी कमजोर थी कि पैट कमिंस भी एक अच्छे बैट्समैन लगने लगे थे इस पूरी सीरीज में। अब आप अंदाजा लगा लो कि हमारी कंडीशन कितनी खराब थी। हम ये सीरीज 3-1 से हार जाते हैं और हमारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक दशक का डोमिनेंस खत्म हो जाता है। इस सीरीज के बाद इंडियन टीम को एक और झटका लगता है। मई के महीने में विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिससे इंडिया की ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में गैप क्रिएट हो जाता है। ऊपर से आर अश्विन जो इंडियन स्पिन की बैकबोन थे, वो भी अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। इंडिया इस पॉइंट पर अपने 2 एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खो देती है, जिनके पास 250+ टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस था। इसके बाद आता है इंडिया और इंग्लैंड का टूर, जिसमें इंडिया इंग्लैंड की सॉइल पर 5 टेस्ट मैचेस खेलने वाली थी। चैलेंज था बिना कोहली और रोहित के सीरीज में डटना और इंग्लैंड को हराना, क्योंकि ये दोनों ही टेस्ट टीम में ऐसे बैट्समैन बचे थे जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था टेस्ट क्रिकेट में। नंबर 2 का स्पॉट शुभमन गिल फिल करते हैं, जिन्हें कैप्टन भी बना दिया जाता है इंडियन टेस्ट टीम का, और ओपनिंग का स्पॉट केएल राहुल को दिया जाता है। स्पिन में जडेजा के साथ वाशिंगटन सुंदर को एडजस्ट करा जाता है। पूरे महीने तक ये सीरीज चलती है और इंडिया, जो एक कम्प्लीटली नई टीम थी, वो इंग्लैंड में जाकर सीरीज ड्रॉ करवा लेती है। ये लिटरली एक चमत्कार था, क्योंकि इंडिया आखिरी टेस्ट कैसे जीती वो आपको भी पता है। यह इंडियन टीम की बहुत तारीफें होती हैं कि कैसे इंडियन टीम से खेल रहे यंगस्टर्स जैसे साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल करा और सीरीज ड्रॉ करवा ली। इस पूरी सीरीज में इंडियन टीम की तरफ से शुभमन गिल बहुत लाजवाब परफॉर्म करते हैं और 700+ रन बनाते हैं। इसके अलावा केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत भी अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ बॉलिंग में एक प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही थी कि बॉलर्स विकेट तो ले रहे थे, लेकिन रन्स बहुत खा रहे थे, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में 128 रन्स खाए थे। इसके अलावा इंडियन बैटिंग ऑर्डर भी कई पॉइंट पर कोलैप्स होता है, जैसे फर्स्ट टेस्ट में जहां इंडिया सेकंड इनिंग्स में 333 फॉर 5 की कंडीशन में थी, वहीं पर इंडिया इसके बाद सिर्फ 364 पर ऑल आउट हो जाती है। तीसरे टेस्ट में भी जब इंडिया को सिर्फ 193 रन्स का टारगेट चेज करना था, तब इंडिया वो भी चेज नहीं कर पाती और सिर्फ 170 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में इंडिया वेस्टइंडीज के साथ 2 मैचेस की सीरीज खेलती है, जहां पहले टेस्ट में इंडिया वेस्टइंडीज को दोनों बार 200 के स्कोर के अंडर रोक लेती है और वेस्टइंडीज इंडिया की दी हुई 286 रन्स की लीड भी पूरी नहीं कर पाती और हार जाती है और इंडिया 140 रन्स एंड इनिंग से मैच जीत जाती है। दूसरा टेस्ट होता है जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल सेंचुरीज बनाते हैं और वेस्टइंडीज के लिए एक पहाड़ जैसा 518 रन्स का टोटल बनाते हैं। बदले में वेस्टइंडीज सिर्फ 248 रन्स ही बना पाती है, जिसके बाद वो फिर बैटिंग करने उतरती है और 390 रन्स बनाती है। इसके बाद इंडिया को सिर्फ 121 रन्स का टारगेट मिलता है, जिसे वो बड़े आराम से पूरा कर देते हैं और मैच जीत जाते हैं। ये पूरे साल में उनकी पहली होम सीरीज बनती है, जिसे उन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग में जीता था। इसके एक महीने बाद साउथ अफ्रीका के साथ फिर से एक होम सीरीज होती है, जिसमें हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। इस सीरीज में भी वही कहानी रिपीट होती हुई दिखी। टॉप ऑर्डर का कोलैप्स होना, बॉलर्स का रन ज्यादा देना और विकेट्स निकालने में फेल होना। इंडिया फिर से सिर्फ बुमराह और सिराज के ऊपर डिपेंड थी कि ये कुछ कमाल करे और मैच बचा ले। इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर इतना वीक पड़ जाता है कि वो 124 रन्स का एक आसान टारगेट भी चेज नहीं कर पाए और एक पॉइंट पर आकर लगातार विकेट्स गिरने चालू हो जाते हैं। अब तक अगर हम इस कहानी का ओवरऑल देखें तो इंडिया अब तक 2023 WTC फाइनल से 28 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 13 मैचेस जीते हैं, 12 मैचेस हारे हैं और 3 मैचेस ड्रॉ करवाए हैं। सबसे लो पॉइंट इंडियन टीम का 2024 में रहता है, जहां ना सिर्फ इंडिया की डोमिनेंस अपने होम ग्राउंड पर खत्म होती है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी 10 सालों में इंडिया पहली बार VGT हार जाती है। इससे साफ नजर आता है कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट इस समय पर अपने डाउनफॉल पर चल रहा है। लेकिन इस डाउनफॉल का रीजन क्या है? क्या इसके पीछे गौतम गंभीर है? चलिए इस बात को जानते हैं। इंडिया की इस गिरती परफॉर्मेंस का पहला रीजन बना जो था लैक ऑफ एक्सपीरियंस बैटर्स। इंडियन टीम में खासकर गौतम गंभीर के टाइम पर नए यंगस्टर्स को टीम में पुश करने की कोशिश की गई, जिससे टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर्स आज बिल्कुल भी नहीं है। रविंद्र जडेजा ही सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम में, जिनके पास 89 मैचेस का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा केएल राहुल के पास 67 मैचेस का एक्सपीरियंस है। टीम में जब से विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन रिटायर हुए हैं, तब से एक्सपीरियंस टीम में बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुजारा जैसे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, जो नंबर 3 पर एक शील्ड की तरह खेलते थे। इन प्लेयर्स को बाहर की पिचेस में खेलना अच्छे से आता था, जहां पर सीम, बाउंस और टर्न देखने को मिलता है। चिंता करने की बात यह है कि इन प्लेयर्स का अब तक रिप्लेसमेंट प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। नए प्लेयर्स पेस के हाथों शिकार हो जाते हैं और उनके पास बिल्कुल भी फॉरेन पिचेस पर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 2 रीजन रहा है टीम के खराब सिलेक्शन डिसीजंस। पता नहीं क्यों सिलेक्टर्स को ऑलराउंडर बनाने का ऑब्सेशन है। सिलेक्टर्स अक्सर ऐसे प्लेयर्स को फेवर करते हैं जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और बॉलिंग भी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। बैटिंग में एक्सपर्टीज रखने वाले
प्लेयर्स के लिए जगह ही नहीं है, जैसे साई सुदर्शन और करुण नायर। इस ऑब्सेशन के चक्कर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने नंबर 3 पर एक परमानेंट स्पॉट बनाया हो, जैसे एक टाइम पर पुजारा और राहुल द्रविड़ बनाया करते थे। इस वजह से दिक्कत ये आ रही है कि एक बार अगर ओपनिंग कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद पूरा टॉप ऑर्डर गिर जाता है। नंबर 3 रीजन है कि सिलेक्टर्स कंस्टेंटली ऐसे प्लेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली और बढ़िया परफॉर्म करा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सरफराज खान, जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत इंप्रेसिव परफॉर्म किया, लेकिन वो अभी तक टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए। लास्ट टाइम उन्हें इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा गया था, जहां वो सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर थे इंडिया की साइड से, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इग्नोर कर रही है। नंबर 4, इंडिया के पास बुमराह और सिराज के अलावा कोई भी रिलायबल और परमानेंट पेसर है ही नहीं। इंडिया पिछले 2 साल से बॉलर्स को बस बदले ही जा रहा है। हर टाइम ये नए बॉलर्स को डेब्यू करवाते हैं, 1-2 मैचेस खिलाते हैं और फिर वापस बिठा देते हैं। इस वजह से नए बॉलर्स को अपने आप को एस्टैब्लिश करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। ऐसा कुछ आकाशदीप के साथ भी हुआ, जिनको इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुई सीरीज में चांस दिया जाता है। यहाँ पर वो पूरी सीरीज में 10 विकेट्स लेते हैं, जिसमें वो सेकंड टेस्ट में 4 और 6 विकेट्स लेते हैं। और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। नंबर 5 रीजन रहा है इंडियन टीम में एकदम से हुआ एक बड़ा चेंज। विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन जैसे प्लेयर्स एकदम से टेस्ट क्रिकेट से एग्जिट ले लेते हैं, जिससे सडनली एक कैप्टनसी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है टीम में। शुभमन गिल को बेशक से कैप्टन बना दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर एकदम से प्रेशर बन गया, जिससे वो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक गलतियां करने लगे, जैसे गलत फील्डिंग पोजीशन, बैटिंग ऑर्डर एटसेट्रा। इंग्लैंड की सीरीज से पहले जहां वो एक नॉर्मल प्लेयर के रोल में खेल रहे थे, वहीं अब पूरी टीम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। नए प्लेयर्स को एकदम से एनफोर्स करना पड़ा टीम में, जिस वजह से काफी इमेच्योर और कमजोर टीम बनती है। तो ये थे 5 रीजन जिनसे मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट पिछले 1-2 सालों से डाउनफॉल फेस कर रहा है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों इंडियन टेस्ट क्रिकेट आज के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है, जहां बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने इंडियन टीम को एक डोमिनेंट टीम से एक एवरेज टेस्ट टीम की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। टीम इस समय एक ट्रांजिशनल फेज से चल रही है, जहां शायद और स्ट्रगल टीम को फेस करने पड़ सकते हैं, बट आई होप कि इन स्ट्रगल्स के बाद इंडिया फाइनली थोड़ा ऊपर जाएगी और अपनी पोजीशन रीगेन करेगी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? तो कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए।